व्हाट्सअप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है रॉनी और मैं अपने घर से एक क्लाउड किचन चलाता हूँ जिसमें मैं सेल करता हूँ पिज्जा, बर्गर, सैंडविचा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफी और ओरियो शेक। तो मैं अपने क्लाउड किचन के वीडियोस एक एक मिनट के अपलोड करते रहता हूँ इंटरनेट पे, रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से। और मेरे को बहुत सारे उस पे पर्सनल मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि जिनको जानना है कि अगर उनको भी घर से क्लाउड किचन अगर चलाना है तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि कुछ डिटेल्ड एक वीडियो बनाए, डिटेल में बताए कि आपने कैसा शुरुआत किया, आपका मेन्यू वगैरह कैसा है और पूरी प्रोसेस क्या है। तो आज के हम वीडियो में उस बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर से क्लाउड किचन कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, मेरा ये क्लाउड किचन वगैरह चलाने का कुछ प्लान नहीं था इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मैं एक डीजे था और मेरा जो फील्ड था, मतलब मैं रैप भी करता हूँ, म्यूजिक इसमें मैं करियर करना चाहता था। तो मैं जब डीजे था तो मैं गोवा में प्ले करता था, गोवा के क्लब में। बट देन बाद में लॉकडाउन आ गया एंड लॉकडाउन में फिर आपको मालूम है सब बंद हो गया। तो उसके बाद फिर मैं स्विगी में काम करने लगा। मेरा एक दोस्त था अनिल बोल के, तो वो काम करने का, तो उसने मेरे को स्विगी में लगाया उस टाइम पे। और फिर काफी टाइम तक मैंने स्विगी में काम किया। एंड कोविड में सीन ऐसा हो गया कि कोविड, मेरे को भी कोविड हो गया था। तो मतलब सिम्टम्स थे, मेरे को तो कुछ लग रहा नहीं था। मैं डॉक्टर के पास जब गया तो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तो डॉक्टर बोला एक 15 दिन आप क्वारंटीन हो जाओ और मेडिसिन ले लो। तो बाद में वो मेडिसिन का 15 दिन जो मैंने लिया उसका हो गया रिएक्शन, और वो मेरे पैरों में, दोनों पैरों में एक बीमारी हो गई जिसका नाम है एवियन। तो फिर तब मेरे को काफी दिक्कत होने लगी स्विगी में काम करने के लिए, क्योंकि जब मैं एकदम ठीक था तब मैं 12-12 घंटे काम करता था और कुछ लगता नहीं था गाड़ी वाड़ी चलाने। बट देन बाद में पैर का प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अभी तो कुछ सोचना पड़ेगा आगे के करियर के बारे में, क्योंकि अब तो ना स्विगी हो सकता है और डीजेइंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर एक डीजे हो तो आपको क्लब में बहुत देर तक खड़ा होकर प्ले करना पड़ता है, 5 घंटे 6 घंटे, जितना पार्टी चलेगा उतना। और ये एवियन होने के बाद उतना मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, ना ही उतना चल सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अलग अपने को करना है। और मैं ब्लॉगिंग तो करता ही था, छोटे मोटे अपने डेली ब्लॉग्स ये सब डालता था। तो मेरे को मेरा एक दोस्त है शेरगिल, उसने एक वीडियो भेजा। और वो वीडियो एक बंदे का था, वो उसके यूट्यूब चैनल का नाम है गुवाहाटी का लड़का। तो वो बंदा स्विगी में काम करता था और वो साइकिल पे डिलीवरी करता था। तो उसने एक चैलेंज लिया था, उस समय चैलेंज का काफी ट्रेंड चल रहा था, 75 डे चैलेंज, ये चैलेंज वो चैलेंज। तो वो बंदे ने ऐसा चैलेंज लिया था कि मैं 75 डेज स्विगी में साइकिल पे डिलीवरी मार के जो भी पैसा जमा होगा उससे एक खुद की गाड़ी लूंगा। और वो बेचारा एक गरीब बैकग्राउंड से था, तो मैं उसका रोज देखता था रील्स, उसको फॉलो करता था। तो देखते देखते भाई ने 75 दिन में कुछ 50 या 60 हजार ऐसा कुछ उसका जमा हो गया और उसने एक गाड़ी ले लिया। तो उधर से फिर इंस्पायर होके मैं बोला यार मेरे को भी ऐसा कुछ अपन चैलेंज करते। और तब फिर मेरे दिमाग में आया कि अपने को कुछ अपन एक आधा बिजनेस करते हैं। और शार्क टैंक एक सीरियल है जो सोनी टीवी पे आता है, वो भी उस समय बहुत फेमस था, ट्रेंडिंग में था, तो वो भी मैं देखता था। तो उधर से मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ अपन बिजनेस चालू करना चाहिए। फिर काफी टाइम तक सोचा। और मैं खुद भी स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करता था, तो मैं रोज देखता था क्लाउड किचन और अलग अलग रेस्टोरेंट्स। तो देख देख के उधर का थोड़ा बहुत तो काम सीख गया था मैं। फिर तब मैंने वो चैलेंज लिया कि 90 डेज में मैं स्विगी में काम करके घर से अपना खुद का क्लाउड किचन सेटअप करूंगा। तो मैंने 90 डेज चैलेंज किया, 90 डेज तक रोज वीडियो वगैरह डाले। और फाइनली 90 दिन में मेरे कुछ 35,000 रुपीज जमा हो गए थे। फिर तब मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरी शुरुआत कैसी रही, मेरा क्या कितना खर्चा हो गया, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करने पड़ी। तो सबसे पहला तो हर एक व्यक्ति जो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन चालू, स्पेशली क्लाउड किचन चालू करता है, तो उसके दिमाग में एक गलत फहमी रहती है बहुत बड़ी। और वो ये है कि अगर तुम स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर करेंगे तो आपको लगे अगले दिन से ऑर्डर्स की बरसात शुरू होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई साहब आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। और वही गलत फहमी में मैं भी था। तो मैंने स्विगी जोमेटो पे सबसे पहले तो रजिस्टर किया, जिसके लिए आपको शॉप एक लाइसेंस, फूड लाइसेंस और घर का एफिडेविट। मेरे घर से चालू किया तो एफिडेविट, या तो आप रेंट की जगह से, रेंट पे जगह अगर ले रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ये बना के लिया
ये चीज आप खुद से बनाते हो तो बहुत भागदौड़ और झंझट के काम है। तो इसके लिए मैंने एजेंट हायर किया था उसके लिए, और एजेंट ने मेरे से कुछ 2,000 रुपए लिया इन तीनों चीज बनाने का। फिर उसके बाद स्विगी पे रजिस्ट्रेशन का 1,000 रुपए, जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन का 1,000 रुपए, वो प्लेटफॉर्म चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो इधर मेरे 4,000 रुपए खर्चा हो गए। फिर उसके बाद मैंने एक आवन लिया, जो अभी मेरे पास बड़ा वाला आवन है, लेकिन उस वक्त छोटा था, वो मेरे को कुछ 7,000 में पड़ा। एंड बाकी 2-3 हजार का पैकेजिंग मटेरियल, पिज्जा के बॉक्स, और आपको बोलता हूँ सैंडविच के बॉक्स, बाकी सारी चीज, टिश्यू पेपर, ये वो समझो 2,000-3,000 तक जाएगा। उसके बाद आपका सॉस और रॉ मटेरियल, तो ओवरऑल मेरा एक 20,000 रुपए तक का पूरा सेटअप घर से बनाने में खर्चा हो गया, बैनर वैनर पकड़ के एक समझो 21,000 रुपए। तो वैसा मैंने अपना घर से क्लाउड किचन स्टार्ट किया। और फिर मेरे को कम से कम एक हफ्ते तक भाई ना स्विगी पे कोई ऑर्डर आई और ना ही जोमेटो पे कोई ऑर्डर आई, लेकिन मेरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। तो जब मैं 90 दिन का चैलेंज कर रहा था, तब मैंने वो वीडियोस जब मैं डालता था, तो मेरे को पता था कि ये एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो वीडियो इतने लोग देखते थे ना। अभी यूट्यूब पे उसको हजारों में व्यूज, इस पे इंस्टाग्राम पे व्यूज, तो वो लोग बहुत लोग देखते थे। तो मेरे को पता है कि एक सस्पेंस बिल्ड होने वाला है, एक क्यूरियोसिटी रहेगी लोगों में कि यार अब इसके 90 डेज का जर्नी कैसा है। और मैं उस पर रोज डालता था कि मैं आज इतना कमाया, इतना टोटल हुआ, ये वो। तो जब 90 डेज पूरे होने को थे, तब लोगों में वो बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी की थी कि अरे यार अभी तो 90 डेज पूरा होने वाला है और भाई का क्लाउड किचन सेट होने वाला है। तो इससे क्या होता है, जब आप क्लाउड, मतलब मेरे साथ तो हुआ, जब मैंने क्लाउड किचन सेटअप किया और स्टार्ट किया, तो जितने लोग मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते थे, मतलब मेरी पूरी जर्नी जिन्होंने देखी है, तो उनके दिमाग में एक चीज तो आ ही रहेंगी कि यार एक बार इसने डाला है तो इसके पास से क्यों ना ऑर्डर किया जाए। तो मेरे को स्विगी और जोमेटो से तो नहीं आया ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन इतने सारे ऑर्डर आ गए डे वन से। मतलब डे वन पे मेरा 1,000-1,100 का सेल हुआ था, और उधर से फिर ऑफलाइन ऑर्डर्स आने लग गए। और एक इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके पास बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है आपका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उसको उधर ही पकड़ के रखना है। मतलब उसने रिपीट ऑर्डर करना चाहिए। और रिपीट ऑर्डर वो कब करेगा, आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। अभी मैं समझो 100 रुपए लेके किसी रेस्टोरेंट या कहीं पे गया, तो वहां पे मैं 3 चीजें देखूंगा। एक तो क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा कि मेरा 100 रुपए वसूल हो रहा है क्या नहीं। मतलब मैं 100 रुपए दूंगा और चीज अगर मेरे को देख के ऐसा लगा रहे नहीं यार 50 वाली चीज है, तो फिर मैं उसके रिपीट जाना फिर मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने डे वन से वो क्वालिटी मेंटेन रखा है। मैंने मतलब आपको बोलता हूँ, नॉर्मली आप पिज्जा खाने जाएंगे ना लोकल, इसमें पिज्जा डोमिनोज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल जो दुकानें रहते हैं, तो उन लोग अमूल का वो क्यूब वाला चीज डालते हैं, जो थोड़े कम क्वालिटी की, मतलब जो क्वालिटी भले अच्छी रहेगी, लेकिन वो जो क्यूब वाला चीज है वो पिज्जा के लिए नहीं रहता, पिज्जा के लिए रहता है मोज़रेला चीज। तो मैंने डे वन से मोज़रेला चीज रखा। और सॉस भी जो है वो वीबा कंपनी और अच्छे अच्छे कंपनी की ही चीजें मैंने यूज करी है। प्लस मेरे इधर लोकल एक बेकरी, ईरानी बेकरी, तो उनके पास से मैं पिज्जा का बेस और ब्रेड वगैरह लेता हूँ। तो उसका भी मैंने काफी अच्छा रिसर्च किया। मैं बहुत सारे बेकरीज में गया पहले, और मेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो इनका ही लगा, मतलब ईरानी बेकरी का, क्योंकि इनका जो बेस है वो थोड़ा बड़ा भी है, सॉफ्ट है, और उसको बेक करने के बाद है ना, पिज्जा का एक सीन रहता कि वो बाहर से क्रंची चाहिए और अंदर से सॉफ्ट चाहिए। तो इनका वाला बेस जो है वो मेरे को वो क्वालिटी देता है। तो मैंने बेस का भी क्वालिटी अच्छा रखा, और क्वांटिटी भी मेरा 8 इंच का पिज्जा, और मैंने रेट कम रखे हैं। मतलब मैं मार्जिन, जिस मार्जिन पे काम करता हूँ ना, वो 20 तक का मार्जिन है, 20-25 तक का। तो मेरा अगर एक पिज्जा बिकता है तो उसके पीछे मेरे को 20 से 25 ही रुपए मिलता है। और अगर बड़ा वाला पिज्जा बिका तो थोड़ा ज्यादा, फिर शायद 30-40 रुपए मिलेगा। अगर आप 180 वाला लेंगे तो उसके पीछे 40 रुपए, बट आप 100 वाला पिज्जा लेते तो मेरे को सिर्फ 20 रुपए मिलता है। और उसके बाद मैंने फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी की है। मतलब अगर मेरे एरिया के 2 किलोमीटर दूर से कोई भी मंगाता है ना, तो मैं उसके घर पे खुद जाके डिलीवर करता हूँ। तो उसको कोई जीएसटी नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देना है। उसमें मेरे को फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि समझो आपने 300 वाले समझो 3 पिज्जा ऑर्डर किए, अब उसमें मेरा मार्जिन निकलने वाला समझो 70 रुपए। तो 70 में से अगर 1 किलोमीटर के लिए क्या 10 रुपए का पेट्रोल जाएगा, तो फिर भी मेरे को 60 रुपीज उस पर मिल रहा है।
तो ये सब चीजें भी काफी मायने रखती है, क्योंकि लोगों को कैसा है, जब भी बहुत सारे लोग हैं वो जोमेटो खोलते हैं ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में रहता कि यार चीज तो अपन मंगाएंगे, लेकिन ये जोमेटो वाले अभी डिलीवरी चार्जेस ही 100 रुपए लेने वाले। तो अगर आप आपके कस्टमर को वो चीज हटा दोगे ना, डिलीवरी वाला टेंशन उसके दिमाग से निकाल देंगे, तो वो आपसे ही ऑर्डर करेगा। तो वो 90 डेज चैलेंज के बाद जितने लोग मेरे पास आए और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, तो मैं उनको वो क्वांटिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड किया कि उसके बाद आज तक जितने लोगों ने ऑर्डर किया है, सबने कम से कम 5-5, 10-10 बार रिपीट ऑर्डर किया है। क्योंकि और ये रिपीट ऑर्डर ये चीज दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट टेस्टी है, क्योंकि टेस्टी नहीं होता तो फिर कोई रिपीट ऑर्डर क्यों करता है, एंड फिर मैं इसके रील्स भी डालता हूँ। जो भी ऑर्डर्स आती है दिन भर का मेरा, मैं रील्स भी डालता हूँ, वो भी लोग देखते हैं, वो उनको पसंद आता है। बट इसमें सीन अभी ऐसा हो रहा है ना कि मैं घर से चला रहा हूँ तो विजिबिलिटी कम है। अब मैंने इंटरनेट से जितने कस्टमर्स लाने थे ला लिए, मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ अननोन कस्टमर्स भी है, कुछ रिलेटिव्स है, तो वो हो गए 100। तो अभी फिलहाल मेरे पास 100 कस्टमर्स है। बट दुकान डालेंगे ना अपन, तो दुकान से क्या होता, जो रास्ते की पब्लिक है वो भी आपको देखती, विजिबिलिटी बढ़ती है, तो वो आपको देख के आएंगे। और अपना क्वालिटी इतना अच्छा है कि वो एक बार बंदा आ गया तो 100% वो रिटर्न आना ही आना है फिर से रिपीट ऑर्डर करने के लिए। तो इसके लिए अभी मैंने एक चैलेंज लिया है, 75 डेज चैलेंज, जिसमें मैं घर से पिज्जा बेचूंगा और 75 डेज में जो भी प्रॉफिट होगा उससे अपना खुद का छोटा सा दुकान या तो फिर एक ऐसा स्टॉल बनवा के लेके वैसा कुछ सेटअप में प्लान कर रहा हूँ। अभी तक पूरा प्लान किया नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा, फिर लोग मेरे को पूछते हैं कि अपन क्या चीज बेचने का। तो देखो, अभी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 5 लाख 4 लाख बैकअप में पैसा है, तो फिर आप कुछ भी बेच सकते हो, क्योंकि लॉस भी हो गया तो आपके पास बैकअप है। मेरे को लॉस लॉस परवड़ता नहीं था, मतलब मैं लॉस अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, मेरे पास उतना पैसा था नहीं। और तो इसके लिए मैंने ऐसी चीजें रखी जिनका शेल्फ लाइफ ज्यादा है। जैसे अभी मैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सब बेचता हूँ ना, तो इसमें ज्यादातर देखिए सॉस, एक तो सॉस ज्यादा जाएगा, चीज ज्यादा जाएगा। तो सॉसेस जो है वो पैकेज्ड आइटम है, मतलब वो इसमें बॉटल में आती है, तो उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा, एक्सपायरी उसका बहुत ज्यादा रहता है, तो महीना भर भी आपको कोई टेंशन नहीं है ना। और फिर चीज भी है, वो भी 1 हफ्ता आप फ्रिज में रख सकते हो। हालांकि मेरा तो कोई भी चीज उतना देर रखना नहीं पड़ता, मेरा हर 2 दिन में 1 किलो चीज खत्म हो जाता है, इतने मतलब ऑर्डर्स रहते हैं। बट चलो, एक आध दिन ऑर्डर नहीं, ऐसा भी होता है कि एक भी ऑर्डर नहीं आती या 2 ही पिज्जा बिकते, तो मेरे को उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा है। ठीक है, पनीर भी आप लाते हो, मैं पनीर लाता हूँ, मैं 100 रुपए का ही पनीर लाता, 200 ग्राम, तो वो एक दिन में हो जाता खत्म। और अगर समझो नहीं भी, थोड़ा बच भी गया, तो 2 दिन आप फ्रिज में पनीर आराम से रख सकते हैं। अब इसमें खाली जो जल्दी पेरिशेबल, जो जल्दी खराब होने वाली चीज है वो है सब्जियां। अभी सब्जियां जो काटी, तो आज की सब्जी मैं कल कभी यूज नहीं करता, आज की सब्जी आज यूज होगी, और जो बच गया वो कल मेरे घर पे उसका भाजी बनेगा, जो हम लोग वो चपाती के साथ खा लेंगे। बट कस्टमर को नया ये होगा। और फिर जो पिज्जा बेस है उसका भी लाइफ 2-3 दिन रहता है, और मैं उतने पिज्जा बेस लाता ही नहीं, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लाता मैं। दिन में क्या है, 8 या 10 भी लाया तो मेरे वो बिक जाते हैं रोज के, मतलब 6 पिज्जा, 8 पिज्जा, 10 पिज्जा, और बच भी गए तो 3 दिन उसकी शेल्फ लाइफ है। तो आप ऐसे आइटम्स रखिए जिसका शेल्फ लाइफ ज्यादा है। आप अगर ऐसे आइटम रखेंगे कि जो रोज खराब होने वाला है, मतलब सुबह अगर बनाया और वो शाम को खराब हो गया, अगले दिन सुबह खराब होगा और वो फेंकना पड़ेगा, तो फिर वो आपका लॉस होगा। और मैं मेरे बहुत सारे दोस्त लोग को सजेशन भी दिया, मेरे को बहुत जन ने पूछे कि हमको भी चालू करने का है, लेकिन हमको पिज्जा छोड़ के और दूसरा क्या चीज रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल है, मेरा क्या बहुत ऐसा एमबीए या ऐसा बड़ा कोर्स बिजनेस का नहीं हो गया, और ना ही मेरा कुछ बिजनेस बैकग्राउंड है कि मेरे बाप का बहुत बड़ा बिजनेस था, या हमारे फैमिली में किसका बिजनेस से कुछ संबंध नहीं आता। मैं पहला बंदा हूँ जो ये लाइन में उतरा है, और ऑफ कोर्स बिगिनर हूँ, अभी 2 ही महीने हो रहे, तो मैं भी सीख रहा धीरे धीरे। तो मेरे को लेकिन ऐसा लगता है कि आप है ना, आपके घर में आप जो खाते वो सेल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सुबह इडली, वड़ा, पोहे, ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बनाने का, चाय वगैरह, अब जितना बिका उतना बिका। अगर नहीं भी बिका तो आप और आपके फैमिली का सुबह नाश्ता हो सकता है, 11 बजे आप खा सकते हो, तो वेस्ट नहीं होगा। फिर दोपहर को चपाती, भाजी, दाल, राइस, ये चीजें आप बेच सकते हो, क्योंकि वो अगर नहीं बिकी तो दोपहर का आपका लंच में आप खाओगे वो, और डिनर का डिनर में। तो उससे क्या होगा, लॉस नहीं होगा, जो भी वेस्टेज नहीं होगा, जो भी चीजें बच जा रही हो अपन खुद खा सकते हैं।
और सबसे मेन तो प्रमोशन भाई, लोकली बहुत तगड़ा प्रमोशन करो, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करो, और कस्टमर को हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, अच्छे से बात करना। अब मेरे लिए तो वो इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, और मेरी कम्युनिकेशन ज्यादा बातचीत में करता नहीं, तो कम्युनिकेशन तो एकदम જ बेकार है, समझ रहे। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी सीखने की इच्छा है भाई। मैं वो है ना 100% भी उस पर मैंने ध्यान दिए है, मैं वो 100% सीखने ही वाला। एक कम्युनिकेशन, अच्छा रिलेशनशिप कैसा बिल्ड करने का, एंड ऑफ कोर्स ईमानदारी, ईमानदार चाहिए बंदा, ईमानदार चाहिए, और क्वालिटी हमेशा अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला का भी जो पैसा है वो हार्ड अर्नड मनी है, समझ रहे। वो भी काम कर रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है, और वो तुमको पैसा दे रहा है, तो तुम्हारा काम है उसको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट तुम प्रोवाइड करो। तो ये सारी चीजें मैं भी अभी सीख रहा हूँ। बाकी तो मेरे वीडियोस में डालते रहता, तुम लोग देखते रहते, जो अपने शॉर्ट्स और रील्स जो भी चीजें होती है लाइफ में और अपने बिजनेस को लेकर, तो वो मैं डालते रहता। और इसी तरह धीरे धीरे सब मिलके ग्रो होंगे। तो मेरे पास अभी इतना ही नॉलेज था उन लोगों के लिए जो कमेंट्स में और मैसेजेस करके जो पूछते हैं कि आप पूरा डिटेल में बताओ, तो ये पूरा डिटेल वीडियो था। बाकी अगर कुछ रह गया रहेगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, अपन इसका पार्ट 2 भी आगे जाके बनाएंगे। और आप सबका धन्यवाद अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।